अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। आहंगे ख्वाबिदा अरीज़ा बतू किस नंबर 13। हमारे पास चूँकि ये पहले आप लोग किस नंबर 12 तक पढ़ चुके हैं, तो बाकी कमेंट्स में आता रहा है कि 12 से आगे आएगी कि नहीं, तो इसलिए हम लोग 12 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जितना हम लोग अभी एपिसोड 8 के ऊपर हैं, तो वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। बाकी आप हमारे इसकी गुज़िश्ता एक साथ जो है वो देख सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट आपको इसकी मिल जाएगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। किस्त नंबर 13, इसकी कुछ पार्ट्स होंगे, पार्ट्स में आएगा ये। दुनिया क्या है? रोशन चमकती एक हसीन तस्वीर, जिसमें पलते बहुत से वजूद, कुछ मुकम्मल कुछ खामियों से भरे। या कोई मुकम्मल नहीं, किसी में खामी नहीं, कुछ वाक़यात कुछ सानहे दिल को चीरते कभी राहत बख्शते, कुछ आवाज़ें आहो फना, दिल को दहलाती सिसकियाँ, लेकिन सब में एक उम्मीद जो ज़िंदा रहने पर मजबूर कर दे। ख्वाहिशें हसरतें लाजवाल चाहतें, ख्वाहिशों हसरतों को हासिल करने की राह जो सिराते मुस्तकीम से भटकी हुई है। सीधे रास्ते से भटके हुए लोग दिल में अनगिनत ख्वाहिशों का ढेर लिए, हकीकत से मुँह चुराते वहाँ ये कुछ भी न साथ जाएगा जहाँ हमारा असल है। आहें सिसकियाँ दम तोड़ती हैं, कहीं दुआएं लबों पर सिसकती, गुमराही के दलदल में धंसे। सिराते मुस्तकीम से भटके, लेकिन कहीं दूर से अंधेरे को चीरती सिराते मुस्तकीम की रोशनी, दिलों पर ईमान की दस्तक, परवरदिगार आलम की मौजूदगी का एहसास, लम्हे में ख्वाहिशात से फिरते दिल, गुमराही से सिराते मुस्तकीम की आगाही। ये लम्हा दिल को मुट्ठी में लेता है कि कोई ज़ात है, किसने सब देखा, वो जो ज़ाहिर के, वो जो छुपा है। अगर कोई सवाल कर लिया, अगर मगर ये तो तय है कि सवाल होने हैं। हर एक अमल, ख्वाहिश, चाहत, नेकी, बदी, सबका पूछा जाएगा। दिए गए दुख, रंज, आंसुओं का, लगाए गए बहुतानों का, बेसहारों पर, बेबस बेटियों पर, जो तुम करते रहे। अब जवाब दो। गुमराही के दलदल में गर्दन तक धंसे रोने वाले अब रोते बिलखते, क्या माफ़ी मिलेगी? वो आंसू जो खुद खुश्क हुए, क्या वो माफ़ करेंगे? अभी बहुत से बाग बाकी हैं, अभी कई मकाम बाकी हैं, अभी माफ़ी तलाफ़ी बाकी है, अभी कई कई हिसाब बाकी हैं, अभी कई राज खुलने बाकी हैं, अभी तो ज़मीर की मार बाकी है, फिर शायद हिदायत बाकी है। यहाँ क्या कर रही हो? वो भी उसे देखती खड़ी हो चुकी थी। आप ही से बात करने आई हूँ, पर शायद आप आज भी काफ़ी बिजी थे। अनाप के आम से लहजे में कहे जाने वाले लफ्ज़ों आज भी पर उसकी आंखें गहरी हुईं। कब आई? उसके अंदाज़ और लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव पर गहरी सांस लेता गहरी भूरी आंखों से उसे देखते बोला। मुद्दे पर आते मुकाबिल उसकी बात को इग्नोर करती अपनी बात पर आई। उसी के अंदाज में उसे नज़रअंदाज करता रिसेप्शनिस्ट की तरफ घूमा। कब से आई हुई हैं ये मोहतरमा? अनाब ने भी चंद कदम आगे बढ़ाते सुनना चाहा कि वो क्या कह रहा है। सर, वो मैम आधे घंटे पहले आई थी, आप मीटिंग में थे तो इसलिए भेजा नहीं। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अगर ये आइंदा वेटिंग एरिया में नज़र आई तो आप यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। माइंड इट। ये जब भी आए आप इन्हें सीधा मेरे ऑफिस में भेजेंगे, चाहे मैं कितनी ही ज़रूरी मीटिंग क्यों ना कराऊँ। अंडरस्टैंड? अपनी गहरी भूरी होती आंखों से सामने खड़ी लड़की का हलक खुश्क करता अब अनाब की सिमत मुड़ा। और आप आइंदा इस तरह की हरकत करके अपनी कमअक्ली का सबूत नहीं दीजिएगा। चलें अब। उसे भी एक तेज़ घुरी से नवाजता आगे बढ़ गया। नहीं, यही बात करनी है मुझे। उसकी नज़रों में अदम यकीन की झलकियाँ देखते वो लब भेंच गया। मोहतरमा, अपने आप को कुछ सख्त कहने से रोका। यहाँ कैसे बात हो सकती है? क्यों तमाशा चाहती हो तुम? लम्हे में आपसे तुम पर आते आसपास नज़रें दौड़ाते उसे समझाना चाहा। ठीक है, वे कैफेटेरिया चलें, बट आपके ऑफिस में नहीं जाऊंगी मैं यूँ के। कहते कहते एकदम अपने अल्फाज पर गौर करती एहतियात बरत गई। क्या क्या मतलब? बात मुकम्मल करो। उसके करीब कदम बढ़ाता ज़रा फासले पर रुकते, आईब्रो सिमटे और उसे देखा। चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा था।
मुकाबल के आखिरी नामुकम्मल लफ्ज़ पर इस कदर अदम एतमाद। एक बात तो वो मान गया था कि लड़की इतनी ताकत रखती थी कि लम्हे में उसे जलते अंगारों पर लौटा देती और लम्हे में इस पर ठंडी फुहार बरसाती उसे पुरसकून कर सकती थी। कुछ नहीं, इधर उधर देखती अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। अनाब हैदर, तुम मेरे ज़ब्त का पहले ही बहुत इम्तिहान ले चुकी हो। अपने लिए और मुश्किलात खड़ी नहीं करो। अपनी बेवजह की नफ़रत में हम दोनों के लिए ज़िंदगी मुश्किल बना रही हो। भारी आवाज़ में कहते वो अपने कदम पीछे ले जाने पर मजबूर कर गया। इससे कहते वो बैठे इन दो नफूस को सर्द नज़रों से घूरा था और एक सेकंड लगा था इन्हें यहाँ से गायब होने में। वाकई आप और मैं, हम कब से हो गए मिस्टर? मेरे यहाँ आने को क्या समझ बैठे हैं आप जैसे हो। इसका जुमला भी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि मुकाबल के सरसराती आवाज़ उसे सहमा कर रख गई। बिल्कुल चुप, खामोशी से बिना एक लफ्ज़ कहे सीधी ऑफिस में चलो, वरना आप तो मुझे सबसे बेहतर जानती हैं। बकौल आपके तो कहते उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाए और चेहरे पर चट्टान सी सख्ती थी। ये लड़की उसकी ज़िंदगी में आई ही इसका ज़ब्त आजमाने के लिए थी। इस हकीकत पर भी वो आज ईमान ले आया था। आपसे तुम और तुमसे आप पर आने वाले सईद ग़ज़वान आलम की ये मंतक उसे आज तक समझ ना आ सकी थी। पलकों की चिलबन उठी थी और सुनहरी नज़रें भूरी नज़रों से टकराई थी। डरती नहीं हूँ मैं आपसे, ये कहते हुए एकदम चेहरे पर दोनों हाथ रखती छींकी थी। अपनी बात मुकम्मल करती टिश्यू से नाक रगड़ती गुस्से से पैर पटकते इसके रूम की जाने बढ़ी। उसकी लाल नाक देखता वो मुस्कुराता, नाम में सर हिलाता इसके पीछे अपने कदम बढ़ाए। उसके ऑफिस में आते गुस्से से बैग अपना और प्लानर शीशे की स्टाइलिश टेबल पर जो दिखने से ही अपनी कीमत और इस्तेमाल की ज़ौक़ का पता दे रही थी, इस पर ज़ोर से पटका। पीछे आता वो बस शीशे की मेज़ की दुर्गत बनते देखकर इसकी बेहाली पर अफसोस ही कर सका। लेकिन एक लम्हा था मुकाबिल खड़े वजीर मर्द के चेहरे के तासुरात सख्त गिर होने में। मेज़ के किनारों पर रखा पेपरवेट जो वो बेदहानी में देख नहीं पाई थी, बैग ज़ोर से रखने की वजह से बैग के लगने से इसके पैर पर गिरता, उसे बिलबिलाने पर मजबूर कर देता। मगर उसके पीछे अंदर आए ग़ज़वान आलम ने लम्हे में वो पेपरवेट पकड़ते उसके पैर पर गिरने से बचाते उसे एक सख्त घूरी से नवाजा। वो जो इसके यूँ करीब होने पर उसे आंखें दिखाते पीछे हुई थी, पेपरवेट देखते मुंह फिर गई। लेकिन शर्मिंदगी ज़रा नहीं थी इस औरत के चेहरे पर। अभी गिरता ना पैर पर तो सारे कसबल निकल जाने थे। एक नज़र इस पर डालता पेपरवेट टेबल पर रखते बड़बड़ाया, आइए बैठिए यहाँ। उसे सोफे पर की तरफ इशारा करते बैठने की पेशकश की। क्या हम बात कर सकते हैं? तान पीछे अपने आप को नॉर्मल करना चाहा। उसे शायद गुस्सा आ रहा था अपनी छींकों पर जो फिर से अपना दौरा शुरू कर चुकी थी। ये सब रात में ठंडी घास पर नंगे पांव चलने का अंजाम था। हम वाकई कुछ देर पहले इसके हम बोलने पर इसका एतराज़ याद दिलाता वो कातिल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता एसी बंद कर चुका था। देखिए मिस्टर, मैं आंखें बंद करते हुए उसके अल्फाज और अंदाज दोनों को नज़रअंदाज करती अपनी यहाँ आने की असल वजह पर आई और इसका एसी बंद करना नोट किया। वो जानती थी कि मुकाबिल खड़ा मर्द सर्दी में एसी चलाने का आदी था, पर इसके लिए ना सिर्फ कम बल्कि बंद ही कर चुका था। ग़ज़वान तंबी की गई। बहुत वक्त हो चुका था। वो इसका अंदाज़ और तर्ज़ तख़ातुब दोनों काफ़ी नज़रअंदाज कर चुका था, पर अब नहीं। अब बस बहुत हुआ था ये अजनबियत का दिखावा। जो भी हो, मुझे बात करनी है। नाक से मक्खी की तरह उड़ाया इस बात को। 2 कॉफ़ी भेजो और नज़ले की मेडिसिन भी। फ़ौरन इंटरकॉम पर हदायत देता उसकी तरफ घूमा। जी तो क्या कह रही थी? देखिए मिस्टर ग़ज़वान आलम, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात गौर से सुनेंगे। आंखें बंद करते अपने अंदर उमड़ते इश्तियाल को दबाना चाहा। वैसे हैरत है, मुझ जैसे शख्स से आप उम्मीदें भी वाबस्ता रखती हैं। खैर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी उम्मीद पर पूरा उतर सकूं। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो भी वैसे ही खड़ा रहा, क्योंकि वो लड़की भी बैठने पर राज़ी नज़र नहीं आ रही थी और मुकाबल खड़ी औरत के खड़े रहने पर वो कैसे बैठ सकता था। क्या हैदर कंस्ट्रक्शन के साथ आपकी डील कैंसिल करने की वजह जान सकती हूँ मैं? आंखें छोटी किए बोली। आप कुछ भी जान सकती हैं, पर मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आपको कैसे पता और आप इस बारे में क्यों जानना चाहती हैं? उसे सामने खड़ी इस औरत से इस किस्म के सवाल की उम्मीद हरगिज़ नहीं की थी। वहाँ से निकलो फ़ौरन, कोई आ रहा है। उसे एयरपेस पे यमान की आवाज़ सुनाई दी। चुप कर जा। जब वो यहाँ पर आ रही थी तब क्या अंधा हो गया था? अब चीख रहा है कि कोई आ रहा है। इनका क्या करूँ? वो बेहोश हो चुकी है। सबसे पहले उसने अपना मास्क देखा जो जल्दबाजी में वापस पहनना भूल गया था और ये लड़की इसका चेहरा देख चुकी थी। एक झलक ही सही, पर वो जानता था वो उसे पहचान चुकी थी। इसको भी मार दिया? यमान, मैं जान से मार दूंगा तुझे। डर कर बेहोश हो गई है शायद। इसकी बात पर इसका दिमाग घुमा। क्या मुसीबत है यार,
کہاں سے نازل ہو گئیں یہ؟ ہو گئیں؟ یمان نے اسے تنگ کیا۔ یمان، خوفزدہ انداز میں وہ کہتا اسے مارنے کے در پر تھا۔ اپنے فادر کو چیک اپ کے لیے لے کر آئی ہیں؟ ان کی غراہٹ پر یمان نے انتہائی شرافت سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ یمان، مار ڈالوں گا یار، چپ کر جا۔ اسٹوریج ایریا میں کون سا چیک اپ کروانا تھا انہیں؟ پاس رکھی چادروں پر اس کا سر ٹکاتے پانی کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ سامنے اسے پانی کی آدھل بوتل دکھی۔ ہو، پانی کے چنٹے اس کے چہرے پر مارتے اس کا گال تھپ تھپایا۔ کچھ لمحے لگے تھے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتی آس پاس دیکھنے لگی۔ آنکھیں پوری طرح سے کھولتے وہ مکمل طور پر بیدار ہوتی مقابل شخص کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی، اپنے پاؤں سمیٹتی پیچھے پیچھے ہوتی گئی۔ مقابل اپنے چہرے سے اترا ماس اس کے ہوش میں آنے سے پہلے پہن چکا تھا، شاید وہ بھول چکی ہوں، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں موجود خوف، اپنے لیے کراہیت اسے صاف صاف بتا رہی تھی کہ وہ اسے پہچان چکی ہے۔ تم میر ہو نا؟ ہاں تم میر ہو، تم نے اسے مار دیا، تم قاتل ہو میر، تم نے ایک جان لی، تم نے اسے مار دیا۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہتے وہ آخر میں دھاڑی تھی جس پر ایک لہجے میں آگے بڑھتے میٹھے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز بند کی تھی۔ اسے دھکا دیتے، اس کے ہاتھ پر مٹھی بناتے مارتے، اسے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی وہ ہلکان ہوئی۔ پسینے سے بھیگا چہرہ، خوف سے کانپتا وجود، وہ ذرا سی دیر میں اپنی حالت تباہ کر چکی تھی۔ میر نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مضبوط چٹان پر ایک انچ جو اپنی جگہ سے ہلا ہو۔ خاموش، وہ زندہ ہے، صرف بے ہوش ہوئی ہے اس وقت۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، پر خبردار جو ایک لفظ منہ سے نکالا۔ خوفزدہ کر دینے والی آواز میں کہتے اس کے منہ پر ہاتھ ہٹایا۔ وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، پر اگر اس طرح نہ کرتا تو یقیناً پھر چیختی اور اس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دیتی۔ دور ہٹو مجھ سے گھٹیا آدمی، قاتل جھوٹے، کون ہو تم؟ اصل کیا ہے اصل حقیقت تمہاری؟ تم وہ معصوم میر نہیں ہو، یو مرڈرر۔ اس کی آنکھوں سے خوف کھاتی وہ چیخی نہیں تھی، پر کانپتے وجود سے کہتی وہ رائی ضرور تھی۔ اسے حقارت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھتے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے دیوار سے لگی اٹھتی چلی گئی۔ ہاں یہی ہوں میں، اب ایک لفظ نہیں اور ایک بات۔ یہاں سے باہر تو آپ باحفاظت جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ باہر آپ کی زبان سے نکلا ہر لفظ آپ کی اور آپ کی فیملی کے دائرۂ حفاظت کو مضبوط اور کمزور دونوں کرنے کی وجہ بنے گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کن لفظوں کا چناؤ کرتی ہیں۔ جائیں اب یہاں سے۔ چند قدم اس کی طرف بڑھاتے ایک ادا سے وہ اپنا ماسک ہٹا گیا۔ بھاری قدموں کو جامد کر دینے والی آواز، بے خوف کالی چمکتی آنکھیں، سرد چہرہ، وہ کہیں سے بھی اسے اپنے آفس میں کام کرتا میر نہیں لگا تھا۔ اس کے ہر عمل، ہر انداز سے میرال کو نفرت سے زیادہ گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ ہے کہ وہ کیسے اسے پہچاننے میں غلطی کر گئی۔ جائیں، اس بار اونچی آواز میں خرایا تھا وہ۔ سامنے کھڑی لڑکی سراپا حشر بنی کھڑی تھی۔ اس کی یہ حالت اسے کسی طور منظور نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا سوائے اسے خاموش کرانے کے، اور اس کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس حساس دل نرم لڑکی کے خوف کو اور بڑھا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا دنیا کے سامنے سخت دل، انا کا بت بنی یہ لڑکی دل کی بہت حساس تھی۔ اگر صرف اسے اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو وہ ایک حربہ نہ چھوڑتی اسے بے نقاب کرنے کا، لیکن اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی کا خوف اسے زبان بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی جب اس کی آواز سے اس کے قدم رکے۔ اپنا حلیہ درست کریں پہلے۔ اس کا بھیگا چہرہ، پسینے سے تر ہوئے گردن اور چہرے پہ چپکے بالوں کی طرف اشارہ کرتے رومال بڑھایا۔ رکتے، آہستہ سے پیچھے گردن موڑتے سحرخند نظروں سے اسے دیکھتے، اپنے گلے میں پہنا اسٹارنر نکالتے اپنا چہرہ اور گردن پونچھتے، بالوں کو جوڑے میں قید کیا، اپنا حلیہ ٹھیک کرتے ایک زہریلی نظر اس کے ہاتھ میں لیے رومال پر ڈالی، جیسے اسے بتانا چاہتی ہو کہ یہ سب دھمکی کے زمرے میں نہیں تھا۔ تیز تیز قدم لتی ایک جھٹکے میں باہر نکلی۔ پیچھے غازی نے گہری سانس ہوا میں خارج کرتے اپنی آنکھیں بند کی۔ I'm sorry، مجھے تمہاری کمزوری پر وار نہیں کرنا تھا، لیکن یہ تمہارے لیے ضروری تھا۔ تم اس سب کو نہیں سمجھ سکتی یار، اور نہ سمجھی کبھی کبھی موت سے برتر کے قریب لے جاتی ہے۔ سورج، سوری، رنگوں کی شہزادی، پر یہ تمہارا کینوس نہیں ہے، یہاں تمہاری مرضی نہیں چل سکتی، میرے چاہنے کے باوجود بھی نہیں، اپنے آپ سے کہتے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ جتنا میں آپ کو جانتی ہوں اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ وہ میری ہی کمپنی ہے۔ ایک آئیورو اٹھاتے اپنے نزدیک اس نے اس کا بہت بڑا راز فاش کیا تھا۔ ہاں، آپ کی نہیں، آپ کے چچا کی۔ ایک ادا سے ہاتھ اٹھاتے اس کی تصدیق کی۔ وہ میرے بابا اور چاچو دونوں کی ہے، سو میری بھی ہے۔ خیر میں یہاں اپنی فیملی ڈسکس کرنے نہیں آئی۔ مقابل کو اس کے غیر اہم ہونے کا احساس دلایا گیا۔ تو پھر مقابل نے ایک اور سوال کیا۔ ٹینڈر،
टेंडर क्यों कैंसिल किया? वही सवाल दोहराया। छींक छींक कर इसका हाल बेहाल हो चुका था और नाक बार बार रगड़ती वो सुर्ख कर चुकी थी। यस कम इन। दरवाजे पर दस्तक सुनते अंदर आने की इजाज़त दी। छोटी उम्र का खुशशक्ल लड़का अंदर आया। एक के उसको देते दूसरा अनाब की तरफ बढ़ाया, जिसे वो इस लड़की के सामने सईद ग़ज़वान आलम को तेज़ घूरी से नवाजते थाम चुकी थी। वो लड़का मुंह खोले कभी ग़ज़वान को देखता तो कभी अनाब को। जाओ, वो इसे कहते ही उसके तासुरात को नज़रअंदाज कर गया। सर, दवाई? तुम जाओ। ओके सर। मेडिसन ले। पानी का ग्लास आधा भरते मेडिसन निकालते उसकी जानिब बढ़ाया। मुझे नहीं खानी और ये कॉफ़ी भी पकड़े, ये भी नहीं पीनी। आंखें घुमाते हुए इसका बढ़ाया हाथ पीछे करती कॉफ़ी भी रख दी। शराफत से एक लफ्ज़ कहे बिना खा लो। उसने हाथ पीछे नहीं किया था। मेरी मर्ज़ी, नहीं खानी मतलब नहीं खानी। मुकाबिल की हठधर्मी कायम थी। मोहतरमा, आपकी फ़िक्र बिल्कुल नहीं है मुझे। ये खुशफहमियाँ कहीं दूर रख कर आया करें। आपकी छींकें मेरा दिमाग ख़राब कर रही हैं। तंज़े अंदाज में कहती इसको खुशफहमियाँ दूर करने की कोशिश की गई। प्लीज़। इसको झुका तू खड़े देखकर खुद ही झुका। इस औरत के आगे क्या फ़र्क पड़ता था? क्या मुसीबत है? उसके हाथ से गुस्से से मेडिसिन लेती मुंह में रखे और दूसरे हाथ में लिया पानी का ग्लास तेज़ी से इसके हाथ से लिया। थैंक यू। वो अब सिर्फ मुस्कुरा ही सका। अब ये कॉफ़ी भी पी ले। नहीं पीनी। इससे तो ले ली थी। तिरछी आंखें लिए उसे देखते हुए बोला। हाँ, तो इसके मुंह पर मना कर देती। अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। बुरा लगता है ऐसे इसे। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें खोलती उसे अखलाकियात का दर्स देती, पलकें झपका गई। वाह मोहतरमा, मेरी बारी में ये अखलाकियात कहाँ सो जाती हैं? एक आइब्रो उठाता बोला। मैंने कुछ पूछा था? उसकी बात पर नज़रअंदाज के फिर से की गई। पहले कॉफ़ी, जैसे शर्त रखी गई। ये कहते उठाती लबों से कॉफ़ी का कप लगाया। आप बताएं क्या वजह थी? इस बार वो चीखने वाले अंदाज में गुर्राई। थक चुकी थी इसकी धौंस से। गुड। खैर, वजूहात मेल की गई हैं। पूछा नहीं है आपने अपने चचा से? मुकाबिल के चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान था। जिस हक से मुकाबिल खड़ा वजूद इससे सवाल कर रहा था वो उसे अंदर तक सरशार कर गया था। काश कोई और वक्त होता। हर बात सर आंखों पर। लेकिन इस बेगैरत शख्स की तबाही को तुम भी नहीं रोक सकती मोहतरमा। इसे तुम्हारे लिए वो सब नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। अपने आप से वो कहते गहरी नज़रों से देख रहा था। अनाब को इसकी नज़रें जहर लगी थी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मुझसे बदला निकाल रहे हैं ना? तलखी से कहती वो इसका इत्मीनान खारिज कर गई। कुछ देर लगी थी इसकी जिंदगी अब रुक चुकी थी। मोहतरमा, पहले भी कहा है बहुत गलत परसेप्शन कायम करती हैं आप। उसे अब बेतासुर निगाहों से देखता वो फीका सा मुस्कुरा दिया। उसका ये जुमला, क्या वाकई वो इतनी बेवकूफ़ थी या इसके मामले में हर हद तोड़ने की कोशिश करती थी? वैसे सिर्फ मेरे बारे में ही इतनी गलत मफरूज़े कायम करती हैं या सबके ही बारे में? लहजे में अजीब सी टूट फूट थी, जैसे वो थक रहा हो इसके अपने ऊपर अदम एतमाद की हद से। मफरूज़े भी तो ख़ुद कायम नहीं हो जाते। कुछ तो वजूहात होती हैं हर मफरूज़े के पीछे। खैर, मुझे आपके बारे में मफरूज़े कायम करने का शौक़ लाहक नहीं है। मुझे सिर्फ टेंडर से मुतल्लिक बात करनी है। कहते वो कदम पीछे लेती उसे आसमान से ज़मीन पर पटकती उसकी अहमियत वाज़े कर गई थी। उसे तो कम से कम यही लगा था। सही, मैं अभी भी इस बात पर नहीं करना चाहता। चलें, अच्छा है, कहीं तो हम आप एक बात पर मुत्तफ़िक हुए, लेकिन जब बात होगी तो कदम पीछे ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। 2 कदम इसके करीब बढ़ाते फासले पर रुकते कहा। गहरी भूरी आंखें चमकी थीं। इस औरत की सुनहरी आंखें उसे बातें भुला देती थीं। आप टेंडर वापस साइन करेंगे? इसकी बात पर मुकम्मल तौर पर इग्नोर करती वो अब अपनी बात पर आई। यानी आज वो कसम खाकर आई थी कि अपनी मनवा कर जाएगी। काश कोई और वक्त होता, कोई हसीन मौसम होता जो सिर्फ हम दोनों का होता। वहाँ ये फरमाइश, ये हक, जान भी मांगती तो हंसते हंसते दे देता। कसम से तुम्हारा मानना मनवाना कितना हसीन लगता, सुनहरी आंखों वाली लड़की। वो मौसम तुम्हारा होता, तुम्हारी इन सुनहरी आंखों की रोशनी उसकी पहचान होती। पर अफसोस कि अभी मैं इस मौसम के सहर में भी उस आदमी को नहीं बख्श सकता। उसकी सुनहरी आंखों को देखते फिर अपने दिल से एक राज़दाराना गुफ्तगू की थी उसने। मोहतरमा, कसम से इन सुनहरी आंखों का सहर इस कदर ताकतवर है कि कहीं जो कहीं इस पर बंदा बशर कौन कह उठे। हनूज अपनी भूरी आंखें सामने खड़ी हसीन सुनहरी आंखों पर मरकीज़ किए बोलते बोलते रुका। मध्यम धीमी मगर तसल्लुत कायम करती आवाज़। मुकाबिल खड़ी औरत की नज़रें जो हनूज उसे देख रही थीं। लम्हे भर के लिए गड़बड़ाई। पलकों ने जुम्बिश की थी। ऊपर उठती तो कभी नीचे, लेकिन उसे देखने से इनकारी। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई थी।
آفس کی سفید اور گرے امتزاج کی دیواروں نے آج اس بے رنگ کمرے میں کئی رنگ اپنے اندر خاموشی سے جذب کیے تھے۔ کہاں دیکھا تھا ان بے رنگ خشک دیواروں نے اس مغرور وجاہت سے بھرپور شہزادے کو اس طرح؟ پہلے بھی تو کئی دفعہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ اسے چپ دیکھ اپنے آپ کو کچھ دیر پہلے والے لمحات سے باہر نکالے واپس اپنے مدعے پر آئی۔ اس کی کہی بات اسے تذبذب کا شکار کر رہی تھی۔ اس کے جملے کو بمشکل نظر انداز کرتی بولی، پر اب نہیں کرنا، اینڈ پلیز اناب حیدر، اس بارے میں بات نہ کریں تو ہی بہتر ہے۔ اس نے بھی نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے کچھ دیر پہلے طاری ہونے والا سحر اب کہیں نہیں تھا۔ کیوں؟ یہی تو پوچھ رہی ہوں۔ جو وجوہات آپ نے لکھی ہیں وہ زبردستی کی بنائی گئی ہیں۔ میں سب دیکھ کر آ رہی ہوں۔ اب ہمیں تھوڑا ٹائم دیتے تو یہ سب مسئلے ہم حل کر دیتے۔ اتنی لینینسنسی تو ہماری کمپنی ڈیزرو کرتی تھی، پروفیشنل انداز میں اسے سمجھانا چاہا۔ ہمدان صاحب کو اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اور پھر کمپنی کے ساکھ کو نقصان، یعنی بابا کے نام پر حرف آنا، اور وہ یہ کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ محترمہ، اس سب میں آپ نہ آئیں۔ اس کی ایک ہی رٹ غضبان کو اکتاہٹ کا شکار کر گئی۔ خاص کر اس شخص کی فکر اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے معاملے میں اس قدر بے حس اور تلخ تھی، اور میرے علاوہ ہر شخص کے لیے ایک نرم دل، حساس سے گندھی معصوم لڑکی۔ اسے دیکھتا وہ بس سوچ ہی سکا تھا، کیوں نہ پڑھو، میری وجہ سے ہی کر رہے ہیں آپ۔ آئی نو میرے رویے کی سزا میرے گھر والوں کو دی جا رہی ہے۔ وہ اس لڑکی کی غلط فہمی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ سوچ پر سوچ اخذ کرتے ہیں، ہم ان کی ہر سوچ پر دم بھرتے ہیں۔ تو محترمہ، آپ کو اپنے رویوں کی خبر ہے؟ نائس۔ اتنی سچائی پر داتیری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ہے، آج تک جس کمپنی کے ساتھ کتنے ہی ٹینڈر سائن کرنے والی کمپنی یوں اچانک ایک ٹینڈر کینسل کر دے؟ ایسے کیسے؟ مجھے بچہ سمجھا ہے کیا؟ دیکھیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا سی اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ کیوں میری فیملی کو گھسیٹ رہے ہیں؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ آپ کیا چاہتے کہ میں اس طرح اس لینا کی بنا سوچے سمجھے وہ بولتی چلی گئی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت گھر کے مرد کم ہی گھر پر ہوا کرتے تھے، دونوں گھروں کی خواتین ہی ہوتی تھیں۔ دوپہر کے کھانے کی ٹیبل پر آغا جان بھی کمرے میں ہی اپنا کھانا منگوا لیتے تھے۔ شہربانو بیگم کے بعد وہ اپنے کمرے میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک زمانے میں روبدار شخصیت کے مالک آغا جان اب بس کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ بچوں کی خوشی میں خوش ضرور ہوتے تھے، لیکن ان خوشیوں میں انہیں اپنی شریک حیات کی یاد گہری ہوتی تھی، تکلیف سے دو چار کر دیتی تھی۔ آغا جان کو کھانا کھلائی ہوں میں، زینب بیگم کے پوچھنے پر رخسانہ جواب دیتی ان کے برابر والی کرسی کھینچتی بیٹھی۔ ٹھیک، اور یہ بچیاں کہاں ہیں؟ وہ سب عکس کے کمرے میں اور وہیں کھانا کھائیں گی، مریم شاہ کہتی خود پھر بیٹھ گئی۔ اچھا ہے، اتنے دن سے گھر کے اس ماحول سے پریشان سی ہو گئی ہیں سب، ایک دوسرے کے ساتھ ذرا وقت گزاریں گے تو باتوں میں دل لگ جائے گا۔ زینب بیگم کی بات پر حمیرہ شاہ کے چہرے کے زاویے سخت ہوئے۔ بھابھی، معاف کیجیے گا، پر آپ لوگوں نے عکس کو سر پر بہت چڑھایا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی شے پر ہی اس کا حال ہے۔ یہ کیا مطلب؟ کیا حال ہے؟ بھابھی، آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں، پھر بھی چاہتی ہوں تو صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہوں۔ اس کی ہٹ درمی، اس کا یہ باغی انداز آپ لوگوں سمیت ہم سب کو کسی بڑی مصیبت میں ڈالے گا ایک دن، یاد رکھیے گا میری بات۔ تیوری چڑھا کر بولی۔ کون سی ہر درمی اور کس انداز سے تمہیں وہ باغی لگی ہے؟ کھانے کی میز پر سب خواتین موجود تھیں اور سبھی کو حمیرہ شاہ کی بات انتہائی بری لگی تھی، اور سب اس بات کا ثبوت دیتے کھانے سے ہاتھ روک چکے تھے۔ حتیٰ کہ ملازمین کو بھی ان کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، اور نہ ہی ابھی لگی تھی۔ سب کچن کی جانب قدم بڑھا گئی۔ ایک فرد تھا جس کا چہرہ بے تاثر تھا، نہ انہیں بات بری لگی تھی اور نہ ہی وہ حمایتی ہوئی، بس خاموشی سے اپنا کھانا کھاتے ان کی باتوں کو نظر انداز کر گئی۔ بھابھی، یہ سب انداز اور کیا ہے؟ پہلے تو وکالت جیسا شعبہ جوائن کریے، پھر ان پر ہر خطرناک کیس کو لیتی جانے کیا جتانا چاہتی ہیں؟ اپنی سچائی کا پنڈورا کہتی یہ کسی دن ہمارے بیٹوں کے لیے بہت مصیبت ثابت ہوں گی، اور اب تو اپنے سچ اور انصاف کا پرچار کرتی خاندان کی عزت کو سڑکوں پر روندنے کی پوری تیاری کر چکی ہیں۔ آج بچ کر آگے، پر ہر بار بچ کر آ جائے یہ ضروری تو نہیں۔ بے رحمی سے کہتی انہیں ذرا احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی تلخی میں گھر کی بیٹی کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہیں۔ حمیرہ، رخسار شاہ ذرا تیز آواز میں ان کا نام لیتی ٹوک گئی۔ کیا حمیرہ بھابھی، آپ دونوں مجھے یوں حقیقت بولنے سے روک نہیں سکتی، اور چلیں مجھے روک دیں، لیکن آپ کی چہیتی کو اگر لگام نہیں ڈالی تو آپ دونوں ہی نقصان اٹھائیں گی، یاد رکھیے گا۔
हुमैरा क्या हो गया है तुम्हें? ये सब बातें अक्स के लिए कह रही हो? इतनी तलखी कैसे आ गई मेरी जान? इस बार मरियम शाह भी बहन की बातों पर चुप न रह सकी। आपा, आप कुछ भी कहें, आप सब उसे सर पर चढ़ा रहे हैं। पहले भाई ने उसे अपने सर पर चढ़ बिठा रखा था, देख लें कब्र तक पहुंचा कर आई है इन्हें। और अब आप लोगों ने, घर के और भी बच्चे हैं, कोई इस तरह की नहीं है। इतने लाड प्यार से बच्चे इस तरह हट धर्म हो जाते हैं आपा। हुमैरा शाह शायद आज बेरहमी की हर हद पार करने बैठी थी। हुमैरा, सोच समझ कर बोलो। अल्लाह की मसलहत उसके फ़ैसलों पर यूं बोलती तुम खुद अपने लिए मुश्किल राह चुन रही हो। और लाड प्यार, वाकई किसका लाड प्यार मिला है उसे, माँ का या बाप का, जो बीवी और बेटी के दरमियान हमेशा तज़ब्ज़ुब का शिकार रहा? बीवी की खातिर वो बेटी को समझाता रहा, पहलाता रहा, या बहन भाइयों का प्यार जो तुम्हारी ही तरह तल्ख़ कलामी की हद करते उसके दिल को नोच डालते हैं? या हम सब का, जिन्हें जब वक्त मिला तब प्यार कर लिया, वरना अपने काम और अपनी औलादों में मसरूफ़ होकर इसके वजूद को सरासर फरामोश कर गए? या कुछ मोहब्बत के बोल को तुम लाड प्यार कहती हो? वाकई हुमैरा, उनके जुमले सानिया बेगम का खाना खाता हाथ रोक गए थे। मुंह में ज्ञान वाला हलक में अटका था। चारों तरफ से इस तरह भी एहसास ने उन्हें आ घेरा। सही कहा तुमने, घर का कोई बच्चा मेरी बेटी जैसा नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकता। घर का एक एक बच्चा अपने बचपन को जीता बड़ा हुआ है, जबकि वो अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े खला के साथ लड़ते लड़ते बड़ी हुई है। उनकी मेरी बेटी कहने पर बेख्तियार तानिया बेगम की नज़रें उठी थी। घर के और बच्चों से अगर इसका मवाजना करना बैठ गई ना, तो ख़ुद अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाओगी, समीर की मलामत से नहीं बच पाओगी हुमैरा। रुखसाना शाह ने अपने गाल पर फिसलते आंसू पोंछते हुए कहा। समीर की अदालत अपने मुलजिम को लड़ने की इजाज़त नहीं देती, वहाँ सिर्फ सज़ा सुनाई जाती है। समीर की अदालत में कोई इस्तग़ासा, कोई गवाह या कोई दिफा नहीं होता, वहाँ सिर्फ सज़ा होती है। मरियम शाह ने तकलीफ से बोझल पल के इनकी जानिब उठाते समझाना चाहा। जिस बच्ची के लिए तुम ये सब कुछ कह रही हो ना, हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा चाहती है वो, जान छिड़कती हैं इन पर। तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बेटी उसके करीब है। अगर इसमें बुराइयां हैं तो घर के हर बच्चे में बुराइयां हैं, क्योंकि इस घर का एक एक बच्चा उसकी एक आवाज़ पर लब्बैक कहता है। जो वो कहती है करती है, इसको करना फ़र्ज़ समझता है। मुझे फ़ख्र है मेरी बेटी पर, और आखिरी सांस तक रहेगा। हमसे अच्छे तो हमारे बच्चे रहे हुमैरा। उनके लहजे में पुरशिकवा वक़ार की झलक नज़र नुमाया थी, मगर आँखों की तह में खफीफ सा इर्ताश लरस रहा था। आप कह रही हैं ये खुद आपके बेटे के साथ क्या किया इसने? भूल गई हैं क्या? या मसलहतन खामोश हैं? तंज़िया तबस्सुम चेहरे पर सजाए इन्हें माजी याद दिलाने की कोशिश की गई थी। मैं जिसकी बेरुखी पी गया हंसकर, उसके लफ्ज़ खा गए मुझे जहर बनकर। अब एक और लफ्ज़ खाना तो बखुदा जान से मार दूंगा इस शख्स को जिसकी वजह से तुम इस नहिज पर आ पहुंची हो। तुम्हारी ज़ात को नुकसान पहुंचाने का हक़ तो मैं खुद अपने आप को नहीं देता अनाब हैदर। लिहाजा अपने लिए किसी घटिया लफ्ज़ का इंतखाब करने से पहले सोच लेना कि तुम्हें तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इस शख्स की हस्ती मिटा दूंगा जो इसकी वजह होगा। खून छलकाती नज़रों से उसे देखते फनकारा। बार बार अपने लिए बदले का लफ्ज़ इस्तेमाल करती वो इसे तैश दिला गई थी, और इस पर हद के गुस्से में बिना सोचे अपने मवाजना किस तरह की लड़की से कर गई थी वो खुद नहीं जानती थी। अपने बारे में क्या ख्याल है फिर? उस लड़की का उसे आसमाना आज भी वैसा ही था। सब्त करता वो मुठियाँ भेज गया। जिस लम्हे ऐसा लगे ना अनाब हैदर, उस लम्हे इस घड़ी तुम्हें इजाज़त है कि सैयद ग़ज़वान आलम के सीने में इस पिस्टल की 6 की 6 गोलियाँ यहाँ इस मकाम पर उतार देना। अपने सीने पर दिल के मकाम पर बाएं हाथ की शहादत की उंगली रखता मुस्कुराता हुआ बोला, गोया वो उसे अपनी ज़िंदगी सौंपता और उसे अपना खून भी माफ़ कर रहा था, और यकीन रखता कि कोई हर्फ तक नहीं आएगा तुम पर। बेखौफ होकर कर गुजरना, बस शर्त है कि तुम्हारा दिल ये तुमसे कहे। अपनी कमर में लगी पिस्टल इसके हाथ में थमाई। वो समझ नहीं पाई थी कि क्या कहे क्या करे। ढीले हाथों से पिस्टल थाम गई। क्या नहीं था सामने खड़े इस मगरूर भूरी आंखों वाले मर्द की आंखों में कि एक लम्हे के लिए के मुकाबिल खड़ी लड़की के कदम डगमगाए। पिस्टल हाथ से छूटती ज़मीन पर गिरी। वो खामोशी से उसे देख रही थी। उस शख्स की आंखों में लहराता सुकून तो किसी पर लहराता जुनून उसे डरा गया था। उसकी आंखों में रकम तहरीर को वो पढ़कर भी अनजान बनती, हिम्मत करती, कुछ बोलने के लिए लबवा करती। उसे देखता वो मुस्कुराया। उसके कदमों में झुककर पिस्टल उठाकर शीशे की मेज़ के करीब धीरे पड़े उसके हाथ के बराबर में रखी। गोया वो अभी कायम था अपनी बात पर, जिसे वो मखरूर अमीर ज़ादा कहती थी।
वो कभी कोई आर महसूस नहीं करता था इसके कदमों में झुकने से। एक बार नहीं, कई बार वो इसका सबूत दे चुका था। हाँ नाब हैदर, तुम्हारी अजियत की वजह अगर सईद ग़ज़वान आलम भी हुआ तो उसे मिटना होगा, ख़त्म होना होगा। ये इजाज़त तो सईद ग़ज़वान आलम को भी नहीं। उसके चेहरे को तकते उसके सवाल का जवाब देता। वो अपनी जगह से पीछे हुआ था। मुकाबिल लड़की को सांस देने में दुश्वारी हुई। आज क्या इंकशाफ कर रहा था वो? कब कहाँ ऐसा मौका दिया था उसने उसे? उठो, चलो तुम्हें घर छोड़ाऊँ। वो अब और उसे ना नहीं कर सकता था और ना ही इस पर उनको सुकून पहुंचा सकता था। इसलिए मज़ीद बहस करने का मौका दिए बिना बोला, शुक्रिया। मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बाद किसी और चीज़ की कर्टसी दिखाने की ज़रूरत नहीं। खुद चली जाऊंगी और याद रखिएगा ये नुकसान तो मैं पूरा कर लूँगी, पर एक दिन आप मेरी जगह होंगे। वो इसकी बातों के तिलिस्म को ज़ाहिर करते अभी तक नहीं कर सकी थी, लेकिन इस पर यही ज़ाहिर करती एक गहरी सांस लेते इसके असर को ज़ाहिर करने की कोशिश में काटदार लहजे में मुझसे कहते अपना बैग उठा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाती। तेज़ी से पार्किंग में आते गाड़ी में बैठकर तेज़ तेज़ सांस लेने लगी, जैसे अंदर उसे शदीद ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। ओह अनाब हैदर, काश मेरी भी अज़ियत का अंदाज़ा लगा सकती तुम। तुम्हारे लिए भी तुमसे लड़ना पड़ रहा है। आगे के मराहिल कैसे तय होंगे मोहतरमा? ये कहते कुर्सी पर गिरा। अजीब पागल आदमी था। एक पल में नाम लेकर मुखातिब करता तो कभी मोहतरमा कहता। अलग ही मंतक थी इसकी। मेरा बेटा। वो रुकी थी, लब मुस्कुराहट में ढले थे, जैसे मुकाबले की खोखली बात की हो। मेरा बेटा खुद उसके आगे सर तस्लीम में खम किए खड़ा है हुमैरा। उसके नज़दीक दुनिया में अक्स हैदर शाह से कोई ज़्यादा कोई सही नहीं। उसके कहे एक एक लफ्ज़ पर आंखें बंद करके ईमान लाता है वो। और तुम कहती हो कि उसके साथ क्या किया वो याद करूं? मजबूत यकीन से लबरेज लहजा, लबों पर पूरा एतमाद तबस्सुम और आंखों में गैर मुतज़लज़ल यकीन की चमक नुमाया थी। आप कुछ भी कह लें, लेकिन आप इस हकीकत से मुँह नहीं चुरा सकती कि वो बदकिस्मती अपने माथे पर लिखवा कर पैदा हुई है, जिसकी नहुसत हमारा घर बर्बाद कर गई, हमारे घर का सुकून गारत कर रही है। शिकस्ता लहजे में कहती वो सख्त दिल हुई। वो आपके बेटे को भी खा जाएगी और इन सब को भी जो इसके करीब है। मैंने भी उसे मासूम परी समझ कर मोहब्बत की आगोश में लिया था, लेकिन जिस दिन अपना भाई खोया उस दिन यकीन आ गया कि सानिया भाभी सही कहती है। वो मनहूस है भाभी, वो बदकिस्मत है। कहते वो रुकी नहीं थी, उठकर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। जाते जाते अपने पीछे फिजा में आसूदगी घोल गई। आज अपने ही बोले जुमले जब हुमैरा शाह के मुंह से सुने थे तो रूह कांप उठी थी। जिस्म जैसे जलते अंगारों पर महसूस हुआ था इन्हें। अपने खून से सिंचा था जिस वजूद को जो इनका हिस्सा थी, उसके बारे में ये जुमले पहली बार उनके दिल पर ज़रब लगा गए। बिना कुछ बोले वो उठी और खामोशी से अपने कमरे की सिमत रुख कर गई। रुखसाना ने हैरत से इनकी जानिब देखा था। ये माँ थी उसकी, जिसके लिए हुमैरा क्या कुछ नहीं कह गई थी, और इनके माथे पर एक बल नहीं पड़ा था। भाभी, ये वाकई अक्स की माँ है। भाभी, हुमैरा के अल्फाज मेरा दिल नोच गया तो सानिया भाभी को कैसे कुछ महसूस नहीं हुआ? कैसे कोई माँ अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ सुन सकती है? रुखसाना शाह शश्तर से कभी मरियम शाह को देखती तो कभी ज़ैनब बेगम को। भाभी, ये पागल हो चुकी है, भाई के बाद से कुछ भी कहती है। आप ना सोचें इसके बारे में। मरियम शाह ज़ैनब बेगम का हाथ थामते बोली। नहीं मरियम, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर कब तक मेरी ये बच्ची सब कुछ बर्दाश्त करेगी? कब तक ये अल्फाज उसका मुकद्दर बने रहेंगे? हर इंसान को अल्लाह ने खल्क किया है, और रब्बुल इज़्ज़त कैसे किसी को बदकिस्मत बना सकता है, कैसे मनहूस बना सकता है? हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हम किसी के लिए ये सब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम उस पाकज़ात पर सवाल उठाते हैं। दुनिया में लाखों लोग मरते हैं और पैदा होते हैं, तो क्या हर पैदा होने वाला मनहूस होता है? ये तो अल्लाह का निज़ाम है, उसे पता है कब क्या ठीक है। ये सब इसके राज है। हम किसी पर बदकिस्मत, मनहूस, बदनसीब होने का टैग लगाने वाले कौन होते हैं? हम किस तरह रब कायनात की बनाई मखलूक को नुक्स करार दे सकते हैं? कैसे? रुखसाना बेगम धीरे लहजे में कहती सर झटक गई। कब हम इस जहालत से बाहर निकलेंगे? क्यों नहीं सोचते हम कि किसी बेटी को यह एहसास दिलाकर कि इसकी वजह से इसका बाप मर गया, इसकी नहुसत खुशियाँ खा गई हैं। हम खड़े खड़े कायनात के उसूलों को अपने हाथ में लेते खुद फरून बनकर अपनी आखिरत तबाह कर लेते हैं। ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? ख्वाब का इल्म तो सिर्फ इस पाकज़ात के पास है। हम लोगों की किस्मत पर फैसला करते, इन पर मनहूस होने का फतवा लगाते, खुद शिर्क की राह पर गामज़न होते अपने आप को अंधेरी खाई में धकेल जाते हैं।
اور پھر کہتے کہ اس کی وجہ سے یہ تو اس کی وجہ سے. کبھی کسی کی آزمائش کو جج کرنے لگتے ہیں تو کبھی کسی کی خوشیوں کو اس کے پارسا ہونے کی نشانی سمجھا لیتے ہیں. زینب بیگم نے تعصب سے کہتے پیشانی مستی. خدا نے کئی مقامات پر یہ بات واضح کی ہے کہ غیب کا علم صرف اس کے پاس ہے. کوئی کسی کے نصیب، کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ یہ فیصلہ کر سکتا کہ آیا انسان کی مصیبتیں، اس کی سزائیں یا امتحان یا ان کی خوشیاں ان کی جزا ہے یا ڈھیل. خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی. کبھی اپنے پسندیدہ بندے کو اس کی لاکھ عبادتوں اور اچھائیوں کے بعد بھی رب العزت اسے کسی سخت مشکل سے آزماتا ہے کہ وہ اس شخص کے اپنے اوپر ایمان کی حد دیکھنا چاہتا ہے، اس کی اپنے آپ سے محبت دیکھنا چاہتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے باعث فخر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس رب نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس نے ہم میں اپنی محبت کو دیکھا اور پرکھنا چاہا. لوگ محبت کے اس انداز کو انسان کا عذاب، انسان کی بدقسمتی، انسان کی سزا بنا دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح اس دنیا میں ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ ہر امتحان میں بیٹھ سکے، ہر امتحان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اسی طرح جب وہ ذات امتحان لیتی ہے تو امتحان انسان کی کسی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس کے حصے میں آتی ہے. کسی کے حصے میں مشکل ترین بھی آتے ہیں، لیکن یہ تو اس کی قابلیت کی بنا پر ہے. ہر امتحان بھی ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا. سورۃ بقرہ آیت 286. اللہ کسی پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس آیت میں خدا نے خود انسان کی استطاعت کے مطابق آزمائش کی ضمانت دی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جن کے حصے میں آتے ہیں انہیں سجدہ شکر میں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم نے اس پر غور کیا، اس کے اندر کچھ دیکھا جو اسے اس امتحان میں بٹھایا ہے. ہاں، مگر اب یہ اس شخص پر مبنی ہے کہ وہ اس امتحان میں سرخرو ہوتا ہے یا فیل. جو لوگ انہیں سزا، عذاب کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں تو ان پر رشک آتا ہے کہ خدا نے انہیں اپنے امتحان کے لیے منتخب کیا. کبھی اللہ آزما کر بھی موقع دے رہا ہوتا ہے. اور بالکل اسی طرح اگر کسی کو صرف خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں تو بے شک وہ اس پر خدا کی رحمت ہے، لیکن کبھی کبھی خدا ڈھیل دے رہا ہوتا ہے جو اس کی ریکوائرمنٹس پہ پورا نہیں اترتا کہ وہ اس کا یہ والا امتحان دے. خدا اسے نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے. خدا سورۃ الانعام میں واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ انسان کو نعمتیں دے کر بھی آزمایا جاتا ہے، تو گویا وہ نعمتوں پر شکر کرے نہ کہ غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے. اور بعض کا خدا ڈھیل دیتا ہے تب بے انتہا نعمتوں میں گھر کر اترانا یا گھمنڈ کا شکار ہو کر یہ کہنا کہ جو آزمائش سے گزر رہا ہے تو وہ اس کے اعمال کی سزا ہے یا اس کی بدقسمتی ہے. وہ انسان بے شک کسی اندھیری کھائی میں ہے جہاں اسے حق و باطل نظر آنا بند ہو رہا ہے. اس طرح وہ پروردگار نے بارہا کہا ہے کہ غیب کا علم صرف اس کی ذات کے پاس محفوظ ہے اور غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. سورۃ الانعام. اس آیت میں پروردگار واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ غیب کا علم سوائے رب کے کسی کے پاس نہیں، تو کس بنا پر ہم کسی کو بدقسمت کہتے ہیں، کسی کے ماتھے پر بد نصیب، منحوس لکھ سکتے ہیں. کتنی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے قدم منحوس ہے، اس کے آنے سے یہ ہوا تو اس کے آنے سے وہ. کیا یہ سب کر کے کہہ کے ہم خدا کے آگے کھڑے نہیں ہو رہے؟ کیا یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا؟ پروردگار زندہ کرنے اور روح قبض کرنے پر قادر ہے، یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر ہم اس کے فیصلے کسی اور کے ماتھے پر لکھ کر اس کے فیصلوں میں دخل اندازی کر کے اپنے آپ کو گناہ گار کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم صرف اپنے مفادات کی حد تک سوچتے ہیں. ہم کیوں اللہ کے فیصلوں کو کسی اور کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں؟ ہمیں عادت ہو چکی ہے دوسروں پر اپنی تکلیفوں کا پنڈورا ڈال دینے کی. ہم اپنے ہر زخم کی وجہ تلاشنا چاہتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ وہ وجہ ہم زندہ انسان میں تلاشنے کی تگدوں میں لگے اسے جینے کا حق چھین لیتے ہیں. میں نے کہا تھا نا اسے آپی، پر یہ سنتی کب ہے؟ کسی بات پر کھلکھلاتے داریا نے آئینہ کو دیتے عکس سے کہا. نہیں آپی، توبہ، جھوٹ نہیں بولو داری. واٹ داری؟ مزاحی انداز میں اس کی نقل اتاری اور وہ اس سے دور ہو چکی تھی. جانتی تھی کہ آئینہ کے ہاتھ کم قابو میں رہتے. تمہیں چھوڑوں گی نہیں. آئینہ کو اپنی طرف آتے دیکھ داریا اٹھتی بھاگی. دونوں نے عکس کے کمرے کو جنگ کا میدان بنایا ہوا تھا. نین اور عکس کبھی انہیں دیکھتی تو کبھی ان کی پلیٹ میں نکلے کھانے کو جو 2-3 کھا کر ٹھنڈا ہونے کو چھوڑ وہ دونوں لڑنے میں مصروف تھیں. تکیا، پین کشن سب ہوا میں اڑاتے زمین کو سلامی پیش کر رہے تھے. اسی اسنا میں ایک کشن کمرے میں داخل ہوتے وجود کے منہ پر جا لگا. کشن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اندر آتے وجود نے قہر برساتی نظروں سے داریا کی سمت دیکھا.
सामने खड़ी लड़की का कहर बरसाता चेहरा देख दारिया मुंह बनाती आईना के पीछे हुई। आईना ने उसे देखते आंखें बंद करके खोली। ये कहाँ से आ गई? यहाँ, हलक तर करते हुए आवाज़ उसके लब हिले। यूनिवर्सिटी से आकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी जब अक्स के कमरे से आते शोर ने उसे अपनी जानिब मतवज्जो किया। क्या मुसीबत पड़ गई जो इस तरह चीख चिल्ला रहे हैं? हराम भी नहीं करने देंगे, देखो ज़रा। ये कहते कदम उसके कमरे की सिमत मोड़े। हाँ, जाहिल अंधी हो क्या? अंदर आने पर नरम सिल्क की कुशन ने उसके चेहरे पर पड़ते इसका इस्तकबाल किया था। तनफन करती वो दारिया की तरफ कदम बढ़ाती तहकीर आवाज़ में बोलती कुशन इस पर उछाल दिया, जिसे बीच में खड़ी आईना ने कैच करते उसे बचा लिया था। वो समाया भी वो क्या वो लगा रखी है? मुकाबले की अखलाकी से कौन वाकिफ़ नहीं था? लम्हे में लताड़ कर रख देने वाले का फ़न वो बखूबी जानती थी। इसी डर से आईना के अल्फाज टूटे। अक्स अपनी कनपटी दबाती बिस्तर से उठी। समाया, सर्दी महल चेहरा, आवाज़ में घुली थरकान। समाया ने एक नज़र इस पर डाली। ये मेरे सामने मरने वाली शक्लें क्यों बना ली? अभी तो बड़े कहे लग रहे थे। उसकी हालत पर तंज करती एक अदा से चलते उसकी तरफ कदम बढ़ा गई। चुस्त जीन और इस पर घुटनों से काफ़ी ऊपर आता गहरा पीला टॉप पहना हुआ था। अक्स ने उसे देखते बेबसी से अपने लब भींचे। आप ही नहीं, हम नैन ने बताना चाहा। शट अप नैन, तुमसे बात नहीं की है। अक्स की हमायत में बोलती नैन को वो इंतहाई बदतमीज़ी से चुप करवा गई थी। नैन को फिर बोलने के लिए लब खोलते देख अक्स ने उसका नाम लेते बोलने से बाज रखा। लो, चुप हो गई। वैसे सही है तुम लोगों का भी, उनकी गुलामी करते थकते नहीं हो। नैन को आंखें ज़ोर से भींचती लब कचकचाते देख उसने एक और पतंगा छोड़ा था उसे बोलने पर उकसाने के लिए। उसे अक्स के लिए उसकी फर्माबरदारी किसी तौर पर पसंद नहीं आई थी। समाया से तंग नहीं करो, मुझसे बात करो जो करनी है, अक्स ने कहते उसे अपनी जानिब मतवज्जो किया। आपसे बात करूं? आपकी तरफ तो देखने तक का दिल नहीं चाहता, बात करना तो दूर की बात है। हकारत से उसे देखती बोली। जानती हूँ। वैसे दूसरों को तो जान से मार देती है, खुद क्यों बच गई? अपनी नहुसत का साया ज़रा अपने ऊपर भी डाल लें कुछ, ताकि हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आए। कसम से दिन रात ये एहसास सुकून गारत करने के लिए काफ़ी है कि आप ज़िंदा हैं, ठीक है। इतनी खुशी हुई थी जब सुना था कि नहीं मिल रही, दिल से दुआ की थी कि कभी ना मिले, मर जाएं। हकारत से कहते वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए उसे जहर पिला रही थी। समाया, अपनी हद में रहो। इससे ज़्यादा नैन के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। अक्स की नज़रें बहन पर ही महव थीं। चुपता लहजा, चुपते अल्फाज, चुपती आंखें तेरी, मेरे दिल पर सरप लगाते वार है कारी। सुबह हुए तमाशे के बाद ऑफिस जाना वो कैंसिल कर चुकी थी। उसने फ़ोन पर सारा काम दीबा को समझा दिया था और सबके जाने के बाद अपने कमरे में बंद पड़ी थी। फातिमा मीर कितनी ही बार आकर दरवाज़ा नॉक कर चुकी थी, पर मजाल है जो उसने सांस तक ली हो। बालों का रफ्ता खोलिया जूड़ा बनाती मुंह हाथ धोकर किचन में जाने के लिए दरवाज़ा खोला। कुछ खाओगी? बना दूँ? अमरीकन के बने खूबसूरत किचन के काउंटर के वस्त में खड़े होते उसने एक नज़र फातिमा बेगम पर डाली, जो उसे देखते फ़ौरन बोली, नहीं, आप इतना तकल्लुफ़ ना करें, आप सिर्फ अपने देवर की फ़िक्र करें, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। वह भी अपनी तर्ज की एक ही थी, खफा खफा से बोली। सुबह हुए इतने तमाशे के बाद फातिमा बेगम का उसे समझाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही हूँ मेरी जान। तुम इसे तकलीफ़ पहुँचाने में खुद अपने हिस्से में भी तकलीफ़ें लिख रही हो। फातिमा बेगम ने घूम कर आते इसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। प्लीज़ आपी, आप मुझे ऐसा कुछ ना समझाएं जिसमें आपके देवर की ज़रा सी भी भलाई हो, क्योंकि मैं इस शख्स को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए अगर अपने आप को तबाह भी करना पड़ा ना तो मैं करूँगी। उसके चेहरे पर फैली नफ़रत फातिमा बेगम को खौफ में मुब्तला कर गई थी। मेहराब, माफ़ करना एक मुश्किल अमर ज़रूर है, लेकिन माफ़ करने में जो सुकून है वो बदले में नहीं। बदला इंसान के अंदर जलती आग पर कभी फुहार नहीं बरसाता, मगर माफ़ कर देने से खुद अपने अंदर जलती आग गुलजार न बने, पर उसकी तपिश कम ज़रूर होती है। फातिमा बेगम ने उसे समझाने की एक और कोशिश की। मैं इस शख्स को खाकस्तर करने के लिए ख़ुद को भी राख कर सकती हूँ, लेकिन इस शख्स को माफ़ कभी नहीं। मेहराब भी अपनी बात पर डटी हुई थी। इसके चेहरे की सख्ती बढ़ती चली जा रही थी। गौर से देखो, हो चुका हूँ खाकस्तर, हाँ बताओ और क्या चाहती हो? टूटे दिलगंदाज लहजे में कहते उसके चेहरे पर कसक ज़दा मुस्कुराहट ने एक झलक दिखाते उसके ज़ब्त की इंतहा वाज़े करते हर सिमत चुपता हुआ सकूत तारी कर दिया था। अपनी ज़रूरी फ़ाइल लेने वो घर आया था जब इसके कहे जुमले उसकी समात का हिस्सा बनते सुबह की अज़ियत को कई गुना बढ़ा गए थे।
پہلے اس کے مطالبے پر اس کی دماغ کے شریانیں پھٹنے کی تھیں، اور اب اپنے قرارے من کے لبوں سے نکلے یہ زہر خند الفاظ اسے تیز آری سے اپنے دل کے ٹکڑے کرتے محسوس ہوئے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بناتی وہ پیچھے گھومی، جہاں وہ جانے کب سے اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کونی تک فولڈ کی گئی آستینیں، سلیقے سے سیٹ کیے بال جو کچھ ماتھے پر بکھرتے آج اسے اپنے آپ سے بے پرواہ ظاہر کر رہے تھے۔ بھوری آنکھوں کی سرخی جو جمے ہوئے خون جیسی تھی، نہ جانے کیوں پر مہراب کو اس کی حالت خوشی نہیں دے پائی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خوش نہ ہو سکی۔ بتاؤ، کس نہج تک اپنا اور میرا نقصان چاہتی ہو؟ بنا بات کو تول دیتے وہ موقف پر آیا تھا، وہ جو چاہتی تھی اس پر آیا تھا۔ میرے نفع و نقصان کی بات کرتے آپ اچھے نہیں لگتے اقسم میر، بے رحمی سے کہتی وہ اس کا نام لیتی اس کی سانسیں تھما گئی۔ تمہیں میں اچھا لگتا ہی کب ہوں مہراب میر، تلخ انداز میں کہتا وہ اپنا سر چھٹک گیا۔ پچھلے 7 سالوں میں یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جڑ گیا تھا۔ یہ اس نے نادانستگی میں نہیں کیا تھا، سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور جو وہ چاہتا تھا اس میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ اپنی اس ایک لفظ سے اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ مہراب شمس، صرف مہراب شمس، تصحیح کر لیں، تنزیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھاتے کاٹدار لہجے میں بولی۔ غلطیوں کی درستگی ہوتی ہے، حقائق کی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میری زندگی میں تو تم اس نام سے آزادی نہیں مل سکتی تمہیں، دو ٹوک انداز میں کہتے اپنے اندر ابلتے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کورٹ سے خلا لینا میرے لیے ذرا مشکل نہیں، اور یہ بات آپ بہت اچھے سے جانتے۔ تب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا راستہ اپناؤں تو ٹھیک ہے، تلخ نوائی سے کہتی مدھم آواز میں کہتی کچھ قدم اس کی سمت بڑھائے۔ تمہیں میری چاہت کی فکر ہے؟ جذبات سے لبریز آنکھیں اس پر مرکوز کی ایک بولا۔ آپ کو تھیں؟ سوال کے بدلے سوال کیا گیا، تمسخر اڑاتا انداز۔ ہمیشہ سے۔ ایک اور جھوٹ، ہیجانی انداز میں کچھ قدم اس کی طرف لیتی وہ آواز اونچی کر گئی۔ خیر اب کورٹ کے نوٹس کے لیے تیار رہیے گا، سنگ دلی سے کہتے قدم واپس لیے۔ مت کرو ایسا، کچھ سوچو، کوئی تدبیر کرو، کچھ تو ہوگا جس سے میری یہ سزا رک سکے۔ دشمن جس کی نگاہوں سے خوفزدہ رہتا تھا اس لڑکی نے اس کی نگاہوں کو روند ڈالا تھا، اور افسوس کہ وہ بات وہ ستمگر بہت اچھے سے جانتی تھی۔ کچھ سزائیں ہمارے حصے میں لکھ دی گئی ہوتی ہیں جس کے لیے نہیں رکتی، وہ صرف سانسیں روکنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتی، اب وہ قدم واپسی کے لیے مڑ گئی۔ مہراب میں اسے روکنا چاہ، سمجھانا چاہ۔ مہراب شمس، اسے ٹوکتی شہادت کی انگلی اس پر اٹھاتی سحرخند لہجے میں بولی تھی۔ آنکھوں میں حد درجہ نفرت ہلکورے لیتی اقسم کو مٹھی بھینج کر ضبط کرنے پر مجبور کر گئی۔ اقسم، فاطمہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی یہ مجھے مار دے گی، میری زندگی میں اس کی موجودگی میری سانسوں کی ضمانت ہے، اور اس کا دور جانا میری موت ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی ہے بھابھی؟ کہتے وہ اپنا چہرہ پھیرتا آنکھیں مسل گیا۔ اقسم، ان کے چہرے پر بھی تکلیف کچھ کم نمایاں نہیں تھی۔ بھابھی یہ عورت میرے لیے میرے حق میں بہت بے رحم واقعہ ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے وہ انہیں کہیں سے بھی کچھ سال پہلے والا اقسم میر نہیں لگا تھا۔ رات کی سیاہی سے میں آشنا سا ہوں، پر یہ چاند مجھ سے کچھ خفا سا ہے۔ اوہ، تو تمہیں بھی غصہ آتا ہے؟ استضائیہ انداز میں کہتے چھوٹی آنکھیں کرتے ہنستے ہوئے مذاق اڑا۔ نین، میں نے چپ رہنے کا کہا ہے، اور نہیں رہا جا رہا تو یہاں سے چلی جاؤ۔ نین شستر سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آئینہ نے اس کی طرف آتے اس کا ہاتھ پکڑتے باہر جانا چاہا، لیکن اس نے ایک قدم نہیں بڑھایا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کہیں نہیں جا رہی میں، تیز گھڑی سے نوازتے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آئینہ اس کا ہاتھ چھوڑتی قریب ہی کھڑی ہوئی۔ بیچاری، خیر تمہیں کہاں تھی؟ ہاں یار بتائیں نا، آپ کی نحوست آپ کو کیوں نہیں لے ڈوبتی؟ آئی برو اچکا کر کہتی وہ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ ڈوب جاؤں گی، تم دعا کرو، اللہ تمہاری دعائیں بہت جلد قبول کرے گا۔ کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وقت لگتا ہے پر دعائیں قبول ہو جاتی، بس طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ محبت سے گندھا لہجہ، مجھے ایک ہی طریقہ چاہیے، آپ کی موت کی صورت بس، اور کچھ نہیں۔ سنگر ماں کی بیٹی تھی وہ، کہاں کسر چھوڑتی؟ نماز پڑھتی ہوں، اطمینان سے بولی۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ تمہارے ہی مسئلے کا حل تلاش کری ہوں۔ نہیں بتاؤ، اس نے بھی کندھے اچکا دیے۔ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بتا گئی، نماز کی پابندی کرو، دعاؤں کی قبولیت کے در کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کا سکون سے کہا گیا جملہ نین کے پورے جسم میں لرزش پیدا کر گیا تھا، اور اگر تب بھی نہ ہوئی پھر؟ مقابل کا چہرہ جس قدر روشن اور معصوم تھا،
उतना ही स्याही माइल दिल, नफ़रत से भरा हुआ। फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी तुम्हें खुद तहज्जुद तक लेकर जाएगी, और नमाज शब में मांगी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। इत्मीनान से वो उसे नमाज की तरकीब देती तहज्जुद तक ले आई थी, ये जानते हुए कि उसे सिर्फ उसके मरने की दुआ करनी थी और कुछ नहीं। वो सिर्फ उसकी मौत चाहती थी। उसकी बातें सुनते नैन ने बेसाख्ता लबों पर ज़बान फेरी। आईना ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। दारिया ने भी आईना के कंधे पर अपने हाथ का वज़न बढ़ाया था। अक्स हैदर शाह को कहाँ फ़र्क पड़ता था? फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ इस बात का कि ये उसकी बहन की चाहत थी, और अगर इसकी बहन ये चाहती है तो ये तो हो जाना चाहिए था। लेकिन इस फैसले का इख्तियार सिर्फ इस खुदाए बरतर के पास था। लिहाजा समाया का उसके लिए उसके हजूर सजदा रेज़ होना लाजिम था। नैन, आईना और दारिया दमबखूर थी, उसे देख रही थी। तीनों की आंखों से आंसू की लड़ियाँ गाल पर बिखरती चली जा रही थी। चले फिर देखते, आज से इसी लम्हे से समाया ज़ीशान शाह नमाज की पाबंदी करेगी, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं। मुकम्मल दिल से इसके आगे सजदा रेज़ होना और फिर दुआ करना, और फिर देखना कि कैसे तुम्हारी दुआओं में असर आता है। मुस्कुराकर कहती वो वापस बिस्तर पर जाकर बैठी। दिल बहुत चाहता कि इस बार उसे गले लगाए, चेहरे पर हाथ रखे, लेकिन वो इसकी नफ़रत से वाकिफ़ थी। लिहाजा खामोशी से बैठ की सिमत पड़ गई। तुम लोग क्या वहाँ पर बुत बने खड़े हो? कर लो जितना एंजॉय करना है अपनी अक्सापी के साथ। बहुत जल्द मनो मिट्टी तले सोई होगी। ये कहते बुलंद कहकहा लगाते वो कमरे से बाहर आई। तीनों ने उसके जाने पर शुक्र अदा किया था और अक्स को देखा। इस वक्त कमरे में मौजूद किसी वजूद में कुछ कहने सुनने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। कुछ लम्हे गुजरने के बाद नैन ने अपनी सुर्खोती आंखें पूंछी। आप जानती हैं ना, मैं भी नमाज शब की पाबंद हूँ। देखते हैं किसकी दुआएं कबूलियत तक पहुँचती हैं। उससे कहते अपनी रोई रोई आंखें बेदर्दी से मसलते कमरे से बाहर निकल गई। इसकी बात पर फीकी सी हंसी ने इसके लबों का अहाता किया। आईना और दारी को अपनी तरफ बुलाती उन्हें अपने हिसार में लेती सर बैकग्राउंड से लगा गया। रात की स्याही हर तरफ फैलती एक पुरसकून खामोशी फैला रही थी। हर तरफ खामोशी और ठठरती हुई हवाएं चलती मौसम सरमा का मज़ा दोबाला करती। कहीं राहत तो कहीं किसी की परेशानी की वजह बन रही थी। कहीं लोग इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते अपने घरों में अपने हाथ सेंकते सरगोशियों में मसरूफ़ थे, तो कहीं दूर इस सन्नाटे में ठंडी सड़क के किनारे सर्दी से कपकपाते वजूद के लिए ठठरने पर मजबूर था। यह मंजर बता रहा था कि रात सबके लिए एक जैसी नहीं होती। कहीं राहत तो कहीं मुश्किलात, दोनों अपना चेहरा दिखा रहे थे। कब जाओगे हमें लेकर? वो बस सोने के लिए लेटने वाला था जब दादो अंदर आई। कहाँ? इन्हें बिठाते बोला। ग़ज़वान, दादो ने आंखें दिखाई। कहाँ दादो? वो बहुत थका हुआ था, उसे समझना है कि कहाँ जाने की बात कर रही हैं। मेरी जान, मेरी नवासियों के घर कब लेकर जाओगे? फिर आखिर वो बोल उठी। ओह सॉरी दादो, बस आज बहुत काम था, इंशाल्लाह 2-3 दिन में चलेंगे, कहता इनका हाथ थाम गया। इन बूढ़ी आंखों को बंद होने से पहले इनसे मिला दो मेरी जान। क्या दादो, ऐसी बातें नहीं किया करें। वैसे एक बात बताऊं, इतना कोई आपकी नवासी आसान मरहला साबित नहीं होने वाली है। बहुत मुश्किल औरत है, तैयार रखिएगा अपने आप को, राजदाराना अंदाज में कहता वो आंखें छोटी करते बोला जैसे किसी बड़े राज की बात बता रहा हो। अभी से जलने लगे हो मेरी नवासी से? मुस्कुराकर बोलती वो इसकी गाल पर हाथ रखा। नहीं दादो, लेकिन वो मुझसे ज़रूर चिढ़ती है। ये कहते उठा, दराज से तेल निकाल उठाकर इनके पास आता, इनके सामने नीचे बैठा। जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। सर पर हाथ फेरते बोला। आप फिलहाल मेरे तेल लगाए, फिर नवासी आ जाएगी तब तो भूल ही जाएंगी। ये कहता इनके हाथ में तेल की बोतल थमा दिया। पागल लड़का, ये कहते इनके बालों में हाथ फेरा। सुबह की सफ़ेदी फैलती रात की स्याही को मिटाती हर तरफ बिखरती एक नए दिन का आगाज़ कर रही थी। सूरज की नरम किरणें सर्दी की सुबह में दिल को राहत बख्शती पुरसकून कर रही थी। परिंदों की चहचहाट, फूलों की ताजगी और पत्तों पर गिरी ओस हाथ लगाए बगैर भी अपनी ठंडक हड्डियों तक पहुँचती अपना एहसास करा गई थी। फजर की नमाज की अदायगी के बाद कोई बाग में चहलकदमी के लिए निकल रहा था, तो कोई कहीं छोटे छोटे मासूम से फूलों को उठाता स्कूल के लिए तैयार कर रहा था, और कहीं कोई अपने काम पर जाने की तैयारी में मसरूफ़ नज़र आ रहा था। सबकी सुबह एक जैसी नहीं होती, पर आगाज़ सबका एक जैसा ही होता है। क्या हुआ है आपको? आप बहुत जल्द परेशान रहने लगे हैं। कोई बात है जो आप परेशान कर रही है? रुखसाना बेगम आज मौका देकर हसान साहब के बराबर में आ बैठती अपने अंदर पनपते कई सवालों को ज़बान दे गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे भी झूठ बोलेंगे? कुछ पूछूं? सब सच जवाब दोगी? जी पूछें। अगर कभी मैं कुछ नाकाबिले तलाफ़ी अमर कर बैठूं
तो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हुआ है? सवाल के बदले सवाल नहीं पूछा जाता रुखसाना। आप मुझे डरा रहे हैं। उनके चेहरे पर तनी ठंडक के बावजूद पसीने के कुछ कतरे चमके थे, जिसे अनजाने से खुद से खौफ ने उन्हें आ घेरा था। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही पूछ बैठा। इनका हाथ अपने दोनों हाथों में कहते दबाकर इन्हें तसल्ली दी। इनको परेशान न करने की खर्च से वो मुस्कुरा दी थी, लेकिन ये सच था कि वो खुद इंतहा की हद तक परेशान हो चुकी थी। आप भी ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, रुखसाना हिसान शाह अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ी रहेगी। ये बात कहते इनके चेहरे पर जो सच्चाई थी इस पर ईमान लाते हसान साहब एक पीछे सी फीकी सी हंसी हंसते अपना सर हिलाकर रह गए। जब भरम टूटेगा तो मुकाबले बैठी अपने आप पर अंधा एतमाद करती औरत पर क्या गुजरेगी, ये सोचकर इन्हें झुरझुरी दिला रही थी। उनकी वजह से जब यह एतमाद यकीन से पूर्ण नजरें झुकेंगी तो वो क्या करेगी? मामा, अरहम नॉक करता उनके कमरे में आया। अरहम को देख दोनों मुस्कुरा दिए। अरे आज डैड घर पर है इस वक्त? खैरिए डैड? माँ को देखते हुए हसान साहब को इस वक्त सुबह घर में देख उनकी तरफ बढ़ा। हाँ बेटा जी, खैरियत ही है, बस आज ज़रा सोचा कुछ आराम कर लूँ, थोड़ी तबीयत बोझल सी लग रही है। उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाते बोले, क्या हुआ, डॉक्टर के पास जाना या डॉक्टर को घर बुला लूँ? बहुत प्यार करता था वो हसान साहब से। लम्हे में फ़िक्रमंद हुआ। नहीं बेटा जी, आई एम ऑलरेडी सेट एंड फाइन, डोंट वरी। आप बताओ क्यों आए थे? वो इसे मुस्कुराकर देखते वो पहले से काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे। बेटे की मौजूदगी बाप के कंधों की आधी थकान उतार देती है। वो मामा से कुछ पैसे कान को खुजाते आंखें इधर उधर घुमाते बोला, कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे को? नहीं बाबा, आप रहने दें, मैं। वो झीम गया। क्या मैं? बाप से कैसी झिझक? सब कुछ तो तुम ही लोगों का है मेरी जान, ये लो। उसके कान खींचते आंखें दिखाएं। रुखसाना बेगम खामोशी से बाप बेटी को देख रही थी। दोनों को इस तरह देख ऊपर की जानिब देखते आंखें बंद करके अपने रब का शुक्र अदा किया और अपनी खुशियों के इसी तरह बने रहने की दुआ करते इनके लब हिले। ये क्या, कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लड़का बहुत फजूल खर्च हो गया है। रुखसाना बेगम ने बोलना ज़रूरी समझा। नहीं, ये तो बड़ा मसला हो गया। मुस्कुराकर मज़ाही अंदाज में कहते उसे देखा। क्या यार बाबा, आप भी? मुँह बनाकर कहता वो हंसती और उसे देखते वो दोनों भी हंस दिए। ओके बाबा, मामा, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह की अमान में। आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलना। आज तो रुखसाना बेगम हसान साहब को देखते बेहोश ही होने को थी। इस कदर मोहब्बत निछावर हो रही थी बेटे पर कि बस। बाबा, आपने कब से मामा का डिपार्टमेंट संभाल लिया? इस घर की औरतों को जैसे घुट्टी में पिलाया गया था। जब कोई घर से निकलता तो सबका ही यही कहना होता था, जबकि बचपन से अब तक घर के हर बच्चे के अंदर ये आदत घुल चुकी थी। लेकिन मजाल है कि माई कहना छोड़ दें। बाबा, रुखसाना बेगम के लफ्ज़ों को अरहम ने ज़बान देने का काम बखूबी सरअंजाम दिया, जिस पर वो अपना कहकहा रोक नहीं सकी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है आपकी? अरसम ने मुस्कुराते इनसे सवाल किया। ठीक, मुश्किल से ठीक हूँ कहने की कोशिश की। डॉक्टर अंस ने हैरत से इन्हें देखा। वो एक हफ्ते से इनकी फिजियोथेरापी कर रहा था, पर मजाल है जो उन्होंने इसकी किसी बात का जवाब दिया, और इसको पहली दफ़ा में ही जवाब दे दिया था। खैर अच्छा ही था, वो इसीलिए तो इसे यहाँ लाया था। ये डॉक्टर अरसम है, ये मेरे साथ ही आया करेंगे। तरह से ये दुनिया से फ़ारुग हैं, इन्हें कोई काम नहीं है तो बस ये मेरे साथ घूमते रहते। आई होप सो सर, आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। सामने खड़े शख्स की उसके साथ की जाने वाली नरमी पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख उसने भी मुंह चढ़ाते जी भरकर अपनी इस पर भड़ास निकाली थी। जवाब में वो सिर्फ पलकें झपक गए, जिसका मतलब था कि इजाज़त है। इन्हें यह लड़का अच्छा लगा था और अब शायद इस डॉक्टर अंस की भी आदत होने लगी थी। अरसम एक साइकेट्रिस्ट था और यस्तानी साहब को देखकर अनस को लगा था कि इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, पर वो इन्हें बता नहीं सकते थे, वरना वो इनका मूड जितना समझ सका था तो इसके हिसाब से तो वो कभी इजाज़त नहीं देते। सैन से वो पहले ही बात कर चुका था। सर इसे छोड़ें, मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या है। मुझे तो चेस खेलना बहुत पसंद है। आपको? इन्हें देखता वो सोच समझ कर लफ्ज़ों का चुनाव कर रहा था। अपने काम के लिए सारी ज़रूरी मालूमात वो जहन से ले चुका था। वो जान चुका था कि चेस इनका पसंदीदा मशगला है। हाँ, कहते सर इस्बात में हिलाया। चलो तो फिर आज खेलते हैं। उठकर इनके कमरे में रखा चेस बोर्ड इनके बेड के करीब लगाया, इतने फासले पर कि इनका हाथ बआसानी पहुंच सके। एक साइड इनकी कुछ हद तक मूव कर सकती थी, लिहाजा इसी साइड पर वो सब सेटअप कर चुका था। साथ ही हम कुछ खाने को भी मंगवाते हैं, ये कहते उसने इनके लिए सूप मंगवाया। खेलते खेलते वो साथ साथ इन्हें सूप भी पिलाता जा रहा था। 2-3 घूंट लेने के बाद वो मना कर चुके थे, लेकिन चेस वो बड़ी दिलजमी से खेल रहे थे। उनकी चाल चलने में वो इनकी मदद करता जा रहा था और वो जीत गए थे।
بالشبہ دونوں نے ہی اس بستر پر لیٹے آدمی کی ذہانت کو تسلیم کرتے تائیدی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔